अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। आप हमें गांव मोहल्ला के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और हमारी प्रोफाइल पर आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं और लाइव सुन रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता चल चुका है कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किस मौजू पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो बहुत ही ज़्यादा अहम है जिस पर हम चर्चा करेंगे। इन सब से पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कल जब हम वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लहरा में जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में लगातार आपसे लाइव के जरिए राब्ते में थे और तकरीबन डेढ़ घंटे दो घंटे जो है हम लाइव के जरिए आप लोगों को वहाँ का फीडबैक दे रहे थे। बट माइक में खराबी की वजह से प्रॉपर वे में आवाज़ नहीं आ रही थी। बाद में जब मैं वीडियोस देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो है मामला बड़ा ख़राब रहा। बहरहाल उम्मीद है कि आप सबको आवाज़ आ रही होगी और हमारे जो सहयोगी हैं शबाब अंजुम साहब, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि भाई लोग देख रहे हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। बहरहाल साथियों, आप सबों को पता है कि इस वक्त सीमांचल के, बिहार के और प्रदेश के साथ साथ देश के कई मुद्दे हैं जो ज्वलित हैं, जिस पर हर कोई बात कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून की बात करते हैं। आप सबों को पता है कि आने वाले 5 तारीख को गालिबन या उसके 5 तारीख को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होनी होगी दूसरी दफा, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर कैसा फैसला आता है, क्या कुछ होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली लहरा चौक में जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, आप ये मत समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर हो कि वो जो है कानून को रद्द कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बल्कि कुछ लॉज ऐसे होंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे, जिनको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हटाया जा सकता है, कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा। अब ऐसी सूरत में उन्होंने मुसलमानों से यह भी आह्वान किया है कि आपको प्रोटेस्ट लगातार जारी रखना है, और प्रोटेस्ट किस तरह का हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, है ना। उन्होंने कहा कि हर जुमे की नमाज में आप जो है काली पट्टियां बांधें और बांध करके प्रोटेस्ट करें। हालांकि बाद में कई सवाल थे जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, उनसे करना चाह रहा था। चुप करो उसको यार। कई ऐसे सवाल थे जिसका मुझे उनसे जवाब लेना था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में चले गए, उनसे हमारी बात नहीं हो सकी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है आज, है ना। तमाम तर चीज़ें जो है साहब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, और आजकल ट्रेंडिंग का ज़माना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि फैसल रहमानी साहब जहां एक तरफ कहते हैं कि मुसलमानों को जुमे की नमाज के बाद काली पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन फैसल रहमानी साहब जो विदेश से पढ़कर आए हैं वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई जो आप प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं उसको ट्रेंडिंग में करवाइए। क्या फैसल रहमानी साहब या इमारत शरिया या जमीयत उलमा हिंद या दिगर जो उलमाए कराम है या उनकी जो तंजीमें हैं, क्या आपके पास ऐसे नौजवानों की टीम नहीं है जो ये जो इशू चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको ट्रेंडिंग कराइए ना साहब। जमाना सोशल मीडिया का है, आप ट्रेंडिंग कराइए इसको। आप जो इसको एक्सपर्ट ट्रेंडिंग करवाइए, आप इंस्टाग्राम के जरिए ट्रेंडिंग करवाइए, आप फेसबुक के जरिए ट्रेंडिंग करवाइए। आपने जुमे की नमाज में लाखों की तादाद में नमाज में जो है काली पट्टियां बांध ली, और जो लोग थे उन्होंने देखा आपको। फायदा क्या है इसका भाई? फायदा जब ही होगा जब इसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से इसको ट्रेंडिंग करवाएंगे, क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। आप एक्स पर ट्रेंड करवाइए ना, ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए ना सर, जब जाकर के होगा। बहरहाल ये सवाल मैं उनसे करता, लेकिन जल्दी जल्दी में चले गए, मीडिया से बात नहीं हो सकी और मैं उनसे जो है नहीं मिल सका। उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे उनसे मिलना चाहिए था। बहरहाल अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सबों को पता है कि सीमांचल के 2 बड़े नेता, 2 कद्दावर नेता, जदयू के 2 बड़े नेता, मास्टर मुजाहिद आलम पहले और दूसरे नंबर पर नौशाद आलम साहब, जो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ना, अल्पसंख्यक मंत्री उनको बनाया गया था। मास्टर मुजाहिद आलम एक ब्रांड है, जैसा कि लोग उन्हें कहते हैं, एक कद्दावर नेता है। और आप सबों को पता है कि उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पार्टी में रहते हुए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने बाज़ाब्ता जेपीसी को लिखित शिकायत दी थी कि इन क्लॉज पर हम जो है
आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, इन इन पॉइंट्स पर हम आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और इन पॉइंट्स को हटाने की आवश्यकता है। और यही नहीं, उन्होंने जमीयत के साथ, इमारत शरिया के साथ और उनके जो एमएलसी है, चाहे वो खालिद अनवर साहब हों, चाहे आपको गुलाम रसूल बलियावी साहब हों, या जो सुन्नी बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हों वो हों, या दीगर जो मुस्लिम लीडरान हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के इन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की थी, नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, उनसे कहा था कि भाई मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून के इन पॉइंट से आपत्ति है, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और जब लोकसभा और राज्यसभा में जब बात आई कि भाई वोटिंग करने की, तो वहां पर जदयू ने सपोर्ट कर दिया। और ऐसे में जिस दिन मुजाहिद साहब ने कल अपनी स्पीच में यही बात कही कि जिस दिन जदयू ने इस बिल पर अपना समर्थन दिया, मेरे दिल में उसी दिन से जदयू के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति जो है एक जो पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो गई थी। और मैंने तभी ये तय कर लिया था कि मुझे पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि मैं लेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपने जो चाहने वाले हैं और जो कौम के जिम्मेदार हैं, चाहे वो उलमाए कराम हो, चाहे वो दूसरे जो है सब एजुकेशनिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, तो उन तमाम तर लोगों से मैं मिला रहा था, उनसे उनकी राय ले रहा था, उनसे मशवरा कर रहा था। और कहते हैं कि मशवरा जो है नदामत से बचने का जरिया है। मशवरा हमारे नबी की सुन्नत है, मशवरे में खैर है, मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें मशवरे में जो है, मशवरा एक इस्लाम का एक जो है साहब एक क्या कहते हैं कि एक एस्पेक्ट है कि जो है कि भाई किसी भी ईमान वाले को कोई भी काम करने से पहले मशवरा करना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप मशवरा करते हैं तो उसमें अल्लाह की खैर होती है। बहरहाल फाइनली जब मास्टर मुजाहिद आलम ने जदयू का साथ छोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए और तमाम तर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और मतलब रियल में भी जो है लोग किस तरह से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उनको जो है गले लगा रहे हैं, लोग उन पर जो है मोहब्बतें बरसा रहे हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी मास्टर मुजाहिद आलम से, उन्हीं के कार्यालय में। तो उनके एक चाहने वालों ने कहा कि सर आप पार्टी छोड़िए, क्योंकि मुझे लगातार लोगों से जो है साहब ताने मिल रहे हैं। तो तब मुजाहिद आलम ने जो बातें कही थी, और बात कहते कहते वो बेचारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रो दिए थे। और वहाँ उस हॉल में जितने सारे लोग थे, तमाम तर लोग रो दिए थे। रोने की वजह यही थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस इलाके के लिए, कोचाधामन के लिए, किशनगंज के लिए, सीमांचल के लिए, तमाम तर लोगों के लिए हमने निशावर कर दिया। क्या 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, रात को लोग फ़ोन करते हैं, मैं उनका फ़ोन रिसीव करता हूं। मैं तब ये नहीं देखता कि मेरे दोस्त हैं कि दुश्मन है। मैं सबकी कॉल रिसीव करता हूं, और सबकी कॉल रिसीव करके बट एट अ टाइम जो है कोशिश हमारी होती है कि उस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसके बावजूद लोग मुझे आज गालियां दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर मुजाहिद आलम ने पार्टी छोड़ा, उनको इस बात का एहसास हो गया कि दरअसल अवाम उन्हें गाली नहीं दे रही थी, अवाम को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। अवाम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर किशनगंज का सबसे बेहतरीन कोई नेता है तो मास्टर मुजाहिद आलम है। लोगों को दिक्कत थी भाजपा से, लोगों को दिक्कत थी नीतीश कुमार के उस फैसले से कि साहब एनपीआर एनआरसी में भी आप जो सरकार का साथ दे दिए। आप जब 3 तलाक का मामला था तब भी आपने सरकार का साथ दे दिया। काटो फोन, कौन फोन कर रहा है भाई? जो है कहा कि नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। बहरहाल, और आप सबने देखा किस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब ने लब्बैक कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि भाई मुजाहिद साहब मेरे छोटे भाई हैं, और जब भाई बिछड़ा हुआ भाई अगर लौट कर आए, वो भले ही जो है कीचड़ में सना हुआ क्यों ना हो, भाई को जो है लपेट गले से लगा लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव मैसेज अख्तरुल ईमान की तरफ से लाखों की जो मजमा थी, उस लाखों की मजमा को संबोधित करते हुए अख्तरुल ईमान का ये कहना कि मास्टर मुजाहिद आलम उनके छोटे भाई हैं, और भाई बिछड़ा हुआ भाई अगर कीचड़ में भी सना हुआ हो, अगर वो आए तो उसको गले लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब ने 15 साल जदयू में गुजारा। अब वहां से जब यहां आ गए हैं तो निश्चित रूप से एक सीधा सीधा साफ सा मैसेज है अख्तरुल ईमान का कि भाई हम अपने छोटे भाई को एक्सेप्ट करने के लिए, तस्लीम करने के लिए बिल्कुल जो है तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में सीमांचल के लोगों को, और खासकर वो लोग जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं और जिनके दिल में बात लगातार आ रही है कि काश मुजाहिद साहब और अख्तर साहब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही होने वाला है आने वाले दिनों में। और क्योंकि मैक्सिमम लोग, हमारे जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि 99% लोगों का यही कहना है, यही चाहत है कि ये दोनों लोग, दो दिग्गज नेता अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो इलाके का भला होगा। और तब आपको बिहार की सरकार के सामने में जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर सरकार के लोग, फिर खुद सरकार आपके इस सीमांचल में आकर के आपसे पूछेंगे भैया क्या चाहिए आपको।
है ना, हर साल जो तबाही होती है सैलाब से, और हमारे जो गरीब मजदूर और मिडिल क्लास लोग बेचारे जो है अपने है ना, कितनी तबाही होती है, घर का घर जो है कट जाता है, फसलें जो है तबाह हो जाती हैं। जब आप एक मजबूत होंगे, आपके 7, 8, 10 जब आपके विधायक होंगे ना, तो फिर सरकार आएगी आपके यहाँ पर, यहाँ दरबार लगेगी भाई साहब, दरबार लगेगी यहाँ पर, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या चाहिए आपको। फिर जो है आप सीना चार के बोलिएगा भाई मुझे ये चाहिए, नहीं दोगे सरकार गिरा देंगे। ये होती है लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र का पावर। बहरहाल अब हम मेन बात पर आते हैं। जदयू के 2 कद्दावर नेता, मास्टर मुजाहिद आलम जिसने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इस्तीफा दे दिया, दूसरे हैं नौशाद आलम। बावसूख जराये से खबर मिल रही है, और यह खबर बहुत हद तक पुख्ता खबर है। और निहाल अख्तर पयामी जब अनुमान के आईने में कोई बात कहता है तो आप यकीन जानिए हमारे पास सोर्स हैं, और बिल्कुल हमारा जो सूत्र होता है वो बहुत मजबूत सूत्र होता है। उसी मजबूत सूत्र के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय पूर्व मंत्री, ठाकुरगंज के पूर्व विधायक, जदयू के कद्दावर नेता नौशाद आलम साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक मुजाहिद आलम जिनको मदरसा बोर्ड की चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया गया, डॉक्टर मुजाहिद आलम को विजेंद्र कुमार का फोन आया, एक बार नहीं 20 बार फोन आया। मुजाहिद आलम को डॉक्टर अशोक चौधरी का एक बार नहीं 25-30 बार फोन आया, और मास्टर मुजाहिद आलम के पास खुद नीतीश कुमार का फोन आया, बार बार फोन आया। इन्होंने किसी का फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन मैं जब व्हाट्सएप कॉलिंग पे जब डॉक्टर अशोक चौधरी से बात हुई तो डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि मुजाहिद भाई हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए, आप जिन जिन क्लॉज पर जो है आपको आपत्ति होगी हम उन क्लॉज को हटा देंगे, उन पॉइंट्स को हटा देंगे, और जैसा मुसलमान चाहता है वैसा होगा, और आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। मास्टर मुजाहिद आलम ने जानते हैं क्या कहा? मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि उसूलों से समझौता हम नहीं करते, मुझे लाख बार हारना मंजूर है, और हमारी सियासत विधायक बनने के लिए नहीं है, सांसद बनने के लिए नहीं है, हमारी सियासत हमारी जनता की खिदमत करनी है। बहरहाल तो इस लाइव में आने का उद्देश्य यही था कि नौशाद आलम साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, और निश्चित रूप से इसकी घोषणा भी जो है आज शाम तक हो जाएंगी, निश्चित रूप से आज घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा जो है हो जानी है। और मास्टर मुजाहिद क्योंकि जिला अध्यक्ष थे जदयू के, तो उनके छोड़ने के बाद बुलंद अख्तर हाशमी साहब जिनको जदयू का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब एक चीज है यहां पर, कितने लोग देख रहे हैं? चलिए, एक और चीज है यहां पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जज्बाती लोग हैं, मुस्लिम कौम बहुत जज्बाती कौम है। हम लोग समझते सोचते कुछ नहीं है, बस अनाप शनाप जो दिल में आया वो जो है शुरू कर देते हैं। मुजाहिद आलम साहब को लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, आप यकीन जानिए दोस्त, आप उनकी जो वाइफ है, मास्टर मुजाहिद आलम साहब की जो वाइफ है, उन्होंने उन्हें कसम दे दी कि आपको हमारी कसम है, आपको आपके बच्चों की कसम है, छोड़िए इस पॉलिटिक्स को। क्या फायदा ऐसी पॉलिटिक्स का कि भाई दिन रात जिसके लिए कर रहे हैं परिवार को छोड़ दिया। वो लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, मरे हुए माँ बाप की गालियां आप सुनेंगे। और ये बात बोलते बोलते मुजाहिद साहब बुरी तरह से रो दिए। बहरहाल अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नौशाद आलम साहब जिन्होंने मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन उनको बनाया गया है, मैं इस वीडियो के जरिए तमाम तर साथियों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते, ठीक है, अगर आप नौशाद साहब के इस फैसले से अगर आपको लगता है कि नहीं नौशाद साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था और उनको भी जो है मुजाहिद साहब की तरह हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि नौशाद साहब को भैया प्लीज ट्रोल मत करिएगा, गाली गलौज तो मत करिएगा। आप यकीन जानिए कि आज के डेट में एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है जो भाजपा में, तो मुसलमानों की भैया आप समझ रहे हैं, भाजपा में मुसलमानों की तो कोई एंट्री नहीं है। भाजपा ने धीरे धीरे पुराने जितने अपने उनके थे दामाद थे सबको साइड कर दिया। अब नीतीश कुमार के पास एक भी मुस्लिम लीडर नहीं था, तब जमा खान जो बसपा से थे उनको बोला भैया पार्टी ज्वाइन करो, मंत्री बन जाओ। तो बस जमा तो खैर बेकार आदमी है, जमा खान तो फालतू आदमी, उसकी बात नहीं करेंगे हम। नौशाद आलम एक शरीफ इंसान है, कम बोलते हैं, हंसमुख आदमी है। आपको कहीं मिल जाए 4 गाली दे देंगे, तो 4 क्या 40 अगर आप गाली दे दीजिएगा, एक लफ्ज वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। बहरहाल हमारे इलाके के लिए हमारे इलाके के लिए मदरसा बोर्ड के लिए ये अच्छी बात है कि नौशाद आलम को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
मैं नौशाद आलम साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने की जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट किया है, ठुकराया नहीं है। आप जान सकते हैं कि हमारे जो मदारिस हैं, सरकारी मदरसे, बहुत बुरा हाल है भाई। मैक्सिमम मदरसों में टीचरों की, जो बेचारे टीचर थे रिटायर हो चुके हैं, मैक्सिमम मदरसों में टीचर ही नहीं है, और जिन मदरसों में 2-4 टीचर हैं वहां पर बच्चे नहीं हैं, और जहां पर बच्चे हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि नौशाद आलम साहब जो किशनगंज से आते हैं, और किशनगंज बिहार का सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, नौशाद आलम साहब के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बन जाने से उम्मीद है, आशा करते हैं कि निश्चित रूप से मदरसा के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, और हम सब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और आने वाली सियासत में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको, जो मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, आई थिंक सितंबर जो है वो शुरू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, और गालिबन अक्टूबर में चुनाव होना है। बहरहाल इस लाइव में इतनी ही बात करनी थी, बहुत सारी बातें कह दी। कोई बात अगर आपके दिल को तकलीफ दे हो तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं, माजरत चाहता हूं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस लाइव को यहीं पर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। अल्लाह हाफिज दोस्तों।